नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी और कुछ दूसरे नेता, जो कि अब तक थोड़े बहुत भ्रम इन लोगों के मन में बचे हुए थे कि हमें मौलाना गैंग, मुसलमानों और हिंदुस्तान की सियासत में एक सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ेगा, सबका साथ, सबका विकास करना पड़ेगा। और ये भ्रम धीरे धीरे टूटते टूटते इस कगार पर आ गया कि 11 साल के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लाल किला के प्राचीर से ही सीधे तौर पर मौलाना गैंग को चुनौती दे दी और एक ऐसे मिशन की बात की जिसका मतलब है कि आगे के समय में डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी, ये दोनों के बीच जो असंतुलन बन रहा है उसका जवाब दिया जाएगा। और ये पूरे भाषण के दौरान अलग अलग मुद्दों पर बात करते हुए पीएम मोदी ने एक ऐसी बात कर दी जिसके कारण पूरे देश भर में मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप तो विपक्ष में भी मचा हुआ है, समस्याएं उनकी भी बढ़ने वाली है, क्योंकि इन लोगों ने डेमोग्राफी को डेमोक्रेसी से ऐसे जोड़ा है जिसके कारण समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती गई। और अब ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जिसमें इस्लामिक किलाबंदी कहा जा सकता है। यह डेमोग्राफी की बात पीएम मोदी ने पहली बार क्यों कही? क्यों कहा कि अब हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की जाएगी? बहन बेटियों की सिर्फ बात नहीं है कि बहन बेटियों को ये जो लव जिहादी हमारे संस्कृति में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, लैंड जिहाद चला रहे हैं और इन लोगों ने हमारे देश के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके रखा है। घुसपैठियों की जो बात कर रहे थे, ये घुसपैठिए क्या सिर्फ बांग्लादेश और रोहिंग्या म्यांमार से आए हुए हैं, या फिर उन्होंने घुसपैठिया शब्द का उपयोग पिछले 1000 साल से जो भारत में आ रहा है उसके लिए किया? क्योंकि हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का मतलब कुछ और है और इसीलिए समस्या इन लोगों की बढ़ी है। डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी ये दोनों साथ साथ चलता है, क्योंकि डेमोग्राफी की जो बात है वो केवल इसलिए नहीं है कि पूरे भारत के लेवल पर यह कह दिया जाए मुसलमानों की जनसंख्या 18% हो गई है और अभी भी वो 18% हैं, लेकिन उससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी की बहुत अहम भूमिका होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि भारत के अंदर चुनाव की प्रक्रिया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि जो लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी होंगे उसमें से जिसका सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, चाहे एक वोट ही ज्यादा मिले, उसी की जीत होगी। और इसी के कारण डेमोग्राफी की जो महत्व है वो सीधे तौर पर बढ़ जाता है। अगर 18% पॉपुलेशन की बात की जाए मुसलमानों की, और यहां जो कंस्टिट्यूएंसी है लोकसभा की, उन सारे लोकसभा क्षेत्रों में ये 17, 18, 15, 14% रहे, कहीं 20% रहे, तो क्या इनकी अहमियत इतनी बन पाएगी? क्या इतनी सीटें जो कि अभी इस्लामिक किलाबंदी हो चुका है उन जगहों पर मुसलमानों की जीत हो पाएगी? क्या इतने मुस्लिम सांसद आ पाएंगे? यही बात तो जिन्ना ने सोचा था कि अगर भारत के अंदर हम रहते हैं तो कभी भी प्रधानमंत्री के लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, चाहे मुसलमानों की जनसंख्या 30% ही क्यों ना हो। ये 30% की बात पाकिस्तान, बांग्लादेश को लेकर भी किया जाता था कि सारे मिलाकर अगर मुसलमान 30% भी होंगे तो 70% हिंदू आबादी वाले देश में प्रधानमंत्री के पद पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि हमारी जनसंख्या बिखरी रहेगी। पंजाब में भी, बंगाल में भी, बिहार में भी और केरल में भी। लेकिन अभी जो डेमोग्राफी चेंज हुआ है उसी के कारण यह सवाल उठा कि अगर केरल के कुछ क्षेत्रों में, जिसकी चर्चा भी हो रही है, अमल्लपुरम का क्षेत्र, जहां पर अगर 12 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है तो उसमें से 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी कौन जीतता है?
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। अगर केरल में पूरे डेमोग्राफी की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान 50% से ज्यादा हो गया है जिसके कारण उसका दबदबा है। इसलिए है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में इसका संकेंद्रण इस तरह का है कि उन क्षेत्रों में केवल उन्हीं के समर्थन से पार्टियां जीत सकती है, और यही कारण है कि लेफ्ट विंग हो या फिर कांग्रेस हो, एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही टकराव होता रहा और इन लोगों ने हिंदुओं को भ्रमित किया, मुसलमानों का पूरा सपोर्ट लिया, क्रिश्चियनों का थोड़ा सपोर्ट लिया और फिर इन्हीं दोनों के बीच सत्ता बदलती रहती है, कुर्सी का खेल चलते रहता है। ये एक दो क्षेत्रों की बात नहीं है। अगर 18% मुस्लिम आबादी की भी बात करें, 14% से तो ऊपर की बात करते हैं, तो अगर 18% मुस्लिम आबादी ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में भी रहते तो क्या 18% से वो चुनाव जीत सकते थे? लेकिन नहीं, ये किसी क्षेत्र में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के ये जो लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें से कम 28-30 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 30 से लेकर 55% तक मुस्लिम आबादी है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और बिहार में भी कुछ क्षेत्र ऐसे ही हैं। सीमांचल में कुछ क्षेत्रों में तो 70% मुस्लिम आबादी है, इसलिए किशनगंज में हमेशा मुसलमान ही जीतेगा। कटिहार में भी मुसलमानों के जीतने की ही मैक्सिमम संभावना रहेगी। ऐसे ही एक दो नहीं, कई लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें ऐसी संभावना दिखती है, जिसको आजकल इस्लामिक किलाबंदी कहा जा सकता है, क्योंकि हैदराबाद में ओवैसी इसलिए चैलेंज करता है हिंदुओं को क्योंकि उसे पता है कि मुस्लिम आबादी इतनी है जो हमें लोकसभा तक पहुंचा सकता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, और ये घुसपैठिए हैं, वो केवल बांग्लादेशी नहीं है, केवल रोहिंग्या नहीं है, बल्कि ये भी घुसपैठिए ही हैं जो थोड़ा पहले आ गया था, यानी कि मुगलिया सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन कासिम के साथ। ये सारे वही हैं जो उस समय भी आए, यहां कन्वर्जन का रैकेट चला और आज भी ये अरब की उधार ली हुई संस्कृति से अपने आप को जोड़कर रखते हैं। न सनातन संस्कृति से लेना देना, न भारत की व्यवस्था से लेना देना, न भारत के राष्ट्रवाद से लेना देना है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो चेतावनी दी, ये पहली बार ऐसी चेतावनी दी है कि पूरे देश में हाई पावर डेमोग्राफी मिशन चलेगा और उसमें बदलाव केवल एक ही नहीं होंगे। मतलब अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उससे जब इतनी परेशानी बढ़ रही है इन लोगों को कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में टारगेट किया जा रहा है, फर्जी वोट के नाम पर ओरिजिनल वोटर को हटाया जा रहा है, ये इन लोगों का तर्क है। लेकिन इसी के बाद जब डिलिमिटेशन में ये पूरे डेमोग्राफी को चेंज किया जाएगा कि किसी भी क्षेत्र में ऐसा ना हो कि 50%, 45%, 60%, 70% मुसलमान हो, जैसे पश्चिम बंगाल के कुछ लोकसभा क्षेत्रों में है 70% से ज्यादा मुसलमान, वो व्यवस्था नहीं रहेगी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ और वहां अनंतनाग, पूंछ, ये जो लोकसभा क्षेत्र थे उसमें बंटवारा किया गया जम्मू के रीजन और कश्मीर के रीजन से, और उसमें यह व्यवस्था की गई कि केवल एक क्षेत्र में ऐसा ना हो कि पूरी तरह से मुसलमानों के ऊपर ही निर्भर रखना पड़े। इसलिए पूरे देश में ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो होगा अगली बार उसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा, और इसलिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की बात की जा रही है कि जब किसी भी क्षेत्र का डिलिमिटेशन किया जाए तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि उसके आसपास के लोकसभा क्षेत्र जो चारों तरफ हैं उसमें से किस ब्लॉक को किस लोकसभा क्षेत्र के साथ जोड़ना है, किन क्षेत्रों को किन लोकसभा क्षेत्रों से बाहर करना है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो ऐसी स्थिति आ जाएगी कि पूरे देश में 100 से ज्यादा ऐसे लोकसभा क्षेत्र होंगे जहां केवल मुसलमान ही नजर आएंगे और वो 70% से ज्यादा होंगे, जिसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी
ये कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इनके साथ वो खड़ा नहीं हो सकता। और इन जगहों पर मुसलमानों का टकराव केवल मुसलमानों से होगा। कोई भी चाहेगा तो वो मुसलमान को ही कैंडिडेट बनाकर वहां चुनाव लड़ सकता है, जैसे आजकल जम्मू कश्मीर की स्थिति है। अब देखिए, घाटी के क्षेत्र में अगर मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ी हुई है, वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया है, तो डेमोग्राफी ऐसा बदला है कि अब तक जम्मू कश्मीर में हिंदू चीफ मिनिस्टर बनने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। अब जम्मू के रीजन से जो भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिली है, उसके आधार पर और नॉमिनेटेड एमएलए के आधार पर यह थोड़ी संभावना बढ़ी कि अगर घाटी के क्षेत्र में ये कुछ लोगों को हम अपने साथ मिला सकें जो मॉडरेट मुसलमान हैं, तभी वो समर्थन देके किसी हिंदू को सीएम बना सकते हैं। ऐसे तो संभावना नहीं है। इसी के लिए जम्मू और कश्मीर दो क्षेत्रों में भी ये सीटों का संतुलन बनाना पड़ गया इस बार, और संतुलन बनाया भी गया कि अभी तो इसके बाद का पहला चुनाव है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बदलेगी, तो घाटी के क्षेत्र के मुसलमान भी रोक नहीं पाएंगे किसी हिंदू को चीफ मिनिस्टर बनने से। लेकिन पूरे देश में इस व्यवस्था को लागू करना जरूरी था, और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डेमोग्राफी जो बदल रहा है, जिसमें घुसपैठियों की भूमिका बढ़ रही है, लैंड जिहाद चल रहा है, ये लैंड जिहाद का मतलब केवल ये नहीं होता कि बाहर के आए हुए मुसलमान यहां जमीन पर कब्जा करके और यहां की नागरिकता ले रहे हैं। लैंड जिहाद का मतलब यह होता है कि आस पड़ोस के क्षेत्रों से मुसलमान उन क्षेत्रों में जाकर लैंड जिहाद कर रहे हैं, जिसे आगे वोट जिहाद में कन्वर्ट करना है। जैसे ये धूले में लोकसभा सीट जहां पर कांग्रेस की जीत हुई है महाराष्ट्र में, जिसकी बात देवेंद्र फडणवीस ने कही और उसको पीएम मोदी ने भी दोहराया था कि देखो, वहां के 6 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में से 5 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 70,000 से 1 लाख तक की मार्जिन से आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल की तरफ आया, जहां मुसलमान ही मुसलमान भरे हुए हैं, वहां पर 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे बढ़ गई कांग्रेस, क्योंकि एक तरफा वोट मिला। ये 1.5-2 लाख वोट में से केवल 5,552 वोट ही भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेट को मिल पाया। इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी। ये ऐसी स्थितियां पैदा हो गई थी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को इतने सालों के बाद 11 साल लग गए ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि नहीं, अब आगे हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत करनी होगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह सीधे तौर पर यह मौलाना गैंग को चैलेंज किया है कि अब आगे ऐसा नहीं चलेगा। और इसलिए उन्होंने जो पहले बार बार ये कहते थे सबके साथ की बात, ये सबके साथ की नहीं, पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर लाल किले से संघ की बात की है, आरएसएस की बात की है। मतलब साफ है कि अब इन लोगों के साथ नहीं, बल्कि इन लोगों के बिना ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने यह रणनीति बनाई और इसके लिए पूरे व्यवस्था को आगे बढ़ाया है, जिसके कारण परेशानियां बढ़ने वाली है। 36 प्रदेशों में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, हर जगह ये एक्शन प्लान चल रहा है, 4 एक्शन प्लान, और जिसमें ये भूमिका, ये पूरी कमान अमित शाह को सौंपी गई है। और अगले 2029 के लिए भी संकेत मोदी ने दिया है कि जो ये बार बार कह रहे हैं 2035 में हम ये करेंगे, मतलब साफ है, कमान दे दी गई है। ये डेमोग्राफी चेंज को डेमोक्रेसी से जोड़ा जाएगा, ये व्यवस्थाएं बदली जाएगी, डिलिमिटेशन होता रहेगा, और फिर अमित शाह कमान संभालेंगे और पीएम मोदी अगली बार भी 2029 में प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही रहेंगे और जीतकर प्रधानमंत्री ही बनेंगे। ये पूरे संकेत है कि अब मौलाना गैंग के साथ आर पार की लड़ाई चाहिए, क्योंकि जो व्यवस्था इन लोगों ने बदली है उस व्यवस्था को फिर उलटना ही पड़ेगा। नहीं तो आगे राजनीति में वही होगा जो पहले 60-70 सालों से मुस्लिम केंद्रित राजनीति चल रही थी, और
वो उस समय जबकि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी बटे हुए रहे और मुस्लिम केंद्रित राजनीति चलती रही, सारी पार्टियां केवल मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती रही। मतलब प्रधानमंत्री मोदी अब मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अब ये डेमोग्राफी चेंज करके हमें चैलेंज नहीं कर सकता, हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और एक्सेप्ट करने के बाद आगे के डेमोग्राफी देख लेना कि तुम लोगों ने जो पहले से साजिशें की है उसका कैसा जवाब तुम लोगों को मिलता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।